हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वीडियोस बना रहे हैं, जो कि हम लोग साप्ताहिक बनाते हैं और जिसमें कि सारे के सारे करंट अफेयर कवर होते हैं आपके द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से। तो पिछले हफ्ते आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ आया था वो है हमारे विदेश नीति पे आया है कि इंडियन की जो नेवी की जो शिप्स थी वो सिंगापुर और इंडोनेशिया गई हुई थी। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी भारत की जो नेवी की जो शिप्स होती हैं वो दूसरे देशों के पोर्ट्स पे जाती हैं और वहाँ साथ में साझा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं वो लोग। और ये हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक अहम हिस्सा हो चुका है। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। अगर आप उत्तर लिखेंगे तो पोर्ट कॉल कहते हैं इसको इंग्लिश में, और साझा एक्सरसाइज वगैरह होता है। तो ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, एक इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में, जो कि एक अंग्रेजी अखबार है, उस पर एक आर्टिकल आया था, ए टाइम फॉर पैरा डिप्लोमेसी। तो पैरा डिप्लोमेसी पे जोर दिया है लेखक ने इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पे। तो आप देखेंगे कि ये आर्टिकल आया था जो कि सी राजा मोहन लिखे थे। सी राजा मोहन एक बहुत ही फेमस राइटर हैं और ये प्रोफेसर भी हैं। तो इन्होंने ये बात किया है कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं, हमारे केंद्र के चुनाव हो रहे हैं एमपी के पार्लियामेंट के, तो उसमें कई सारे पार्टीज़ हैं जो अपने अपने पत्र लेके आ रही हैं, मैनिफेस्टो लेके आ रही हैं, वादा पत्र कर रहे हैं वो लोग कि ये चीज़ हम लोग अगर पावर में आएंगे तो हम लोग ये चीज़ देंगे। तो उसमें अकाली दल बात करती है कि हम लोग करतारपुर साहिब जो है वो पाकिस्तान के साथ लैंड स्वैप करने की बात करेंगे और बॉर्डर पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की बात है। तो अगर केंद्र के अलावा अगर कोई स्टेट या तो फिर कोई पंचायती राज का बॉडी या तो फिर कोई ऐसा बॉडी जो केंद्र में ना हो, स्टेट लेवल पे हो, जैसे कि अकाली दल है जो कि स्टेट की पार्टी है, तो स्टेट की पार्टी अगर कोई मुहिम ले रही है किसी विदेशी देश के साथ समझौता करने के लिए, तो उसको पैरा डिप्लोमेसी कहते हैं। तो इस बात को आपको पता होना चाहिए और ये इस बात को याद रखिए। और भारत और यूके के बीच में एक नया मुद्दा उठा है जो ग्रेजुएट राउट वीज़ा था, जिसके तहत भारतीय लोग लंदन में जाके पढ़ाई करते थे वगैरह वगैरह। तो उसको रोके जाने की बात हो रही है, क्योंकि ऋषि सुनक जो हैं जून 4 को इन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी है। तो चुनाव की वजह से वहाँ के जो डोमेस्टिक वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको रिझाने के लिए, जो भी बाहर से जो लोग आते हैं उनके खिलाफ़ सख्त कदम दिखाने के लिए वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और ये चुनाव के टाइम पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। ग्रेजुएट राउट वीज़ा था ये। और रशिया यूक्रेन वॉर में आप देखेंगे कि खार्किव नाम के शहर पे गोलाबारी फिर से जारी हुआ है और रूस बहुत ही हद तक सक्सेसफुल रहा है अभी तक के यूक्रेन के वॉर में। और ये खार्किव का आप लोकेशन देख लीजिएगा। पिछले वाले वीडियो में, मेरे पिछले हफ्ते की वीडियो में मैंने इसका मैप डाला था यूक्रेन का, तो उसको आप लोग एक बार ज़रूर देखें। और फिर मैं बताना चाहूँगा कि वेस्ट एशिया, मतलब कि आपका ईरान और सऊदी के रीजन में क्या हो रहा है। तो जो ईरान के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम राइसी, इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। तो वहाँ पे जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो भी वहाँ पे उनके साथ थे, वो भी मारे गए। ये उस समय अज़रबैजान से आ रहे थे किसी डैम का इनॉग्रेशन करके। तो वहाँ पे इनका हेलीकॉप्टर क्रैश होने से इनकी देहांत हो गई। ठीक है, तो इस पर हमारा जो देश है, इंडिया देश हम लोग का, हमारा प्यारा भारत, हमारे झंडे को हाफ मास्ट पे फहराया गया ताकि हम लोग दुख व्यक्त कर सकें ईरान के राष्ट्रपति के देहांत पे। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। और फिर इज़राइल बमबारी कर रहा है गाज़ा पे, ये तो सबको पता है। तो उस पर यूएस और सऊदी अरेबिया मिलके सेमीफाइनल डील लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि 2 देश बनाने को उन्होंने सपोर्ट किया है। 2 स्टेट सॉल्यूशन जिसको कहते हैं, कि एक स्टेट ऐसा होगा जो इजरायलीज़ के लिए होगा, एक स्टेट ऐसा होगा जो फ़लस्तीनियों के लिए होगा। तो एक ये बात है। और दूसरी बात ये कि नुसरत रेफ्यूजी कैंप
इस जगह पे बहुत सारी बमबारी की गई है। तो ये सारी चीज़ें पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में कि ये कैंप किधर है, इसका मैप दे देगा, मैच द फॉलोइंग करके दे देगा, ठीक है। तो ये सब कृपा करके आप लोग तैयार करें। और फिर आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो होता है, ये इज़राइल पे बहुत सारा वॉर क्राइम्स के एलिगेशन लगा रहा है। वॉर क्राइम्स मतलब कि युद्ध में अगर आप कुछ गलत काम करते हैं, बच्चों को मारते हैं, महिलाओं को मारते हैं, तो आपके ऊपर ये बहुत सारे केस लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में हम लोग को पढ़ना चाहिए। ये एक अंतर शासिक मतलब इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेग में है, ठीक है। हेग नीदरलैंड में जगह है, वहाँ पर ये है। और ये यूएन का प्रिंसिपल बॉडी नहीं है। यूएन का प्रिंसिपल बॉडी कौन सा है? वर्ल्ड कोर्ट है, ठीक है। तो वर्ल्ड कोर्ट है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अलग है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आपको पता होना चाहिए कि ये यूएन का ऑर्गन नहीं है, ठीक है। और ये 2002 में इस्टेब्लिश हुआ रोम स्टैट्यूट के अंडर में। रोम स्टैट्यूट पता होना चाहिए आपको, उसके अंडर में ये इस्टेब्लिश हुआ, और जो कि इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमन राइट्स के लिए जाना जाता है और जस्टिस के लिए माना जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका बहुत सारा बुराई भी किया जाता है कि ये यूरोपियन लोग को ज़्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि इसने कई सारे जजमेंट दिए हैं जिसमें अफ्रीका के लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन की बात की गई है, और बहुत ही कम यूरोपियंस के ख़िलाफ़ बात होती है, ठीक है। तो इसका ये एक निगेटिव भी है, ठीक है। और फिर इंडिया जो है हम लोग का प्यारा भारत, इसका सिग्नेटरी नहीं है और पार्टी नहीं है, ठीक है। और फिर पैलेस्तीन को अभी हाल फिलहाल में नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड 3 देश ने इसको माना है कि स्टेट ऑफ पैलेस्तीन मौजूद है, मतलब दुनिया में है ये। तो पहले 143 देश मानते थे इसका एग्जिस्टेंस को, ठीक है। अब नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड भी जुड़ने जा रहे हैं, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और फिर अगला है कि जो आईसीजे है, जो कि मैं अभी आपको बता रहा था, वर्ल्ड कोर्ट, जो कि प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, ये भी इजराइल को ऑर्डर दिया है कि ये राफा नाम का जो सिटी था, जो गाजा में, जो साउथ के साइड में, उस पे से ये अटैक करना बंद करे, ठीक है। तो पिछले वाले वीडियो में अगर आप देखेंगे तो मैंने गाजा के पट्टी का भी मैंने आपको मैप दिया है, तो उसमें आप देखें कि राफा कहाँ पर है। और प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। कुछ ना समझ में आए तब भी कमेंट करें। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है आपका, इसको वर्ल्ड कोर्ट कहा जाता है, और ये यूनाइटेड नेशंस का एक 6वां प्रिंसिपल ऑर्गन है, और ये आपको पता होना चाहिए। और ये लीग ऑफ नेशन के टाइम पे बना था, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस इसका नाम था उस टाइम पे, ठीक है। तो इसमें 15 जज होते हैं जो कि 9 साल के लिए चुने जाते हैं, 9 साल के लिए, ठीक है। और इसमें जो चुनाव होता है उसमें यूएनजीए और यूएनएससी दोनों हिस्सा लेते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए। और फिर स्पेस टूरिज़्म की एक बात आई थी कि गोपी ठोटुकुरा जा रहे हैं, ठोटाकुरा, और ये जेफ बेजोस जो अमेज़ॉन कंपनी के जो मालिक हैं, उनकी एक नई कंपनी है ब्लू ओरिजिन। इस कंपनी के माध्यम से ये स्पेस में जाएंगे, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अफ्रीका में एक कंट्री डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ पे तख्ता पलट की कोशिश की गई, कू कहते हैं इंग्लिश में। तो इसको, इस तख्ता पलट को वहाँ के आर्मी ने रोक दिया है, ठीक है। तो ये आप मैप देखिए डीआरसी का कि इसके नेबर्स कौन कौन से हैं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, साउथ सूडान है, कॉन्गो है, अंगोला है, जैम्बिया है, तंजानिया है, बुरुंडी है, रवांडा है, युगांडा है। और ये यहाँ पर आपका ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका है, ठीक है। यहाँ से 3 बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती हैं। एक है कि ये कॉन्गो रिवर है जो ये दिख रही है, जो कि आपका अटलांटिक सागर में जाके गिरती है। एक है जाम्बेजी रिवर जो आपके इंडियन ओशन में गिरती है। एक नाइल रिवर जो ऊपर जाके भूमध्य सागर में जाके मिलती है। तो ये तीनों बात आपको पता होना चाहिए। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में क्या क्या हो रहा है। तो दुनिया में आपको पता है कि जो बड़े बड़े शक्ति वाले देश हैं, जैसे कि महाशक्ति, जैसे अमेरिका है,
यूएसए जिसको कहते हैं, रशिया है, रूस है जिसको कहते हैं, और चाइना आजकल महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। तो इसमें एक इंडियन एक्सप्रेस में आपका एडिटोरियल आया था जिसमें कि शी जिनपिंग और पुतिन की जो मुलाकात हुई है अभी हाल फिलहाल में, जो 43वीं मीटिंग थी, तो उसमें बातचीत कहा जा रहा है कि ये दोनों देशों के बीच में बहुत ही ज़्यादा संगठन मजबूत हो गया, अलायंस हो गया है इन दोनों के बीच में, अलायंस जिसको कहते हैं। अब ये जो अलायंस ये दोनों देश बना रहे हैं, जो रूस और चाइना बना रहे हैं, ये अमेरिका के लिए घातक है। ये अमेरिका के ख़िलाफ़ बना रहे हैं और ये घातक इंडिया के लिए भी है, क्योंकि इंडिया के सारे हथियार रूस से आते हैं और रूस जब चाइना से मिल जाएगा तो चाइना इंडिया का दुश्मन है। तो रूस भारत की मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि चाइना अड़ंगा डालेगा और इससे इंडिया को नुकसान पहुंच सकता है। और इंडिया की जो बॉर्डर है चाइना के साथ है, चाइना हमारे बॉर्डर में घुसने की कोशिश करता है, हमारी ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश करता है, तो ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो अलायंस विदाउट लिमिट इनका कोऑपरेशन चल रहा है और ये मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं। जो कि मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं, मल्टीपोल का मतलब ये कि दुनिया में बहुत सारी महाशक्तियाँ होंगी, ठीक है, मगर इन मल्टीपोलर वर्ल्ड में चाइना इंडिया को नहीं गिनता है। तो दिक्कत ये है कि भारत का और चाइना का यहाँ पर टकराव है, जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि दिल्ली को बहुत ही संभल के चलना चाहिए और दिल्ली को, रूस को ज़्यादा चाइना के नज़दीक नहीं आने देना चाहिए और इंडिया को यूएस और वेस्ट के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि कुछ लोग हैं इंडिया में जो अभी इंडिया को वेस्ट की तरफ ज़्यादा जुड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि रूस जो है वो चाइना की तरफ मिलता जा रहा है, ठीक है। और यूएस की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं जैनेट येलेन, ये बात करें कि यूएस और यूरोप को मिलकर चाइना के ख़िलाफ़ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि चाइना जो है अपने इंडस्ट्री को सब्सिडी दे रहा है, चाइना अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को पैसे दे रहा है ताकि वो जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट अमेरिका के कंपनी को और वे यूरोप की कंपनीज़ को कड़ा मुकाबला दे रहा है, कड़ा चुनौती दे रहा है। तो उनकी जो प्रोडक्ट हैं वो, उनके जो सामान हैं वो बिक नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने की जो चाइना कोशिश कर रहा है सब्सिडी देके, पैसे देके, इसके ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठा रही हैं, क्योंकि इससे दुनिया में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है और कंपटीशन की वजह से नुकसान हो रहा है अमेरिकी और यूरोप के देशों का। जैसे कि चाइना अभी बिजली से चलने वाली कार ला रहा है जिसमें खूब सब्सिडी दे रहा है, खूब सस्ते में बेच रहा है, तो उससे अमेरिका की टेस्ला कंपनी को नुकसान हो सकता है, ठीक है, जो कि गाड़ी बनाती है बिजली की। तो ये सारी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। और फिर और आगे बात करते हैं कि UNCCD एक है जो रिपोर्ट लाया है कि भारत के जो किसान हैं, भारत के जो चरवाहे हैं और जो भारत के जो ट्राइबल हैं उनको ज़्यादा राइट्स मिलना चाहिए और उनको ज़मीन मिलनी चाहिए, ठीक है। तो UNCCD के बारे में बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये बेसिकली ज़मीन में जो आपका रेगिस्तान जो ज़मीन बनते जा रहे हैं, जो ज़मीन बंजर बनते जा रहे हैं, उनको सुलझाने के लिए ये UNCCD लाया गया, ठीक है। और ये रियो कॉन्फ्रेंस के समय पर लाया गया था 1992 में एजेंडा 21 के तहत, और ये 1996 में फोर्स में आ गया था, ठीक है। और अभी इसके अंडर सेक्रेटरी इब्राहिम थियोन है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं UNCCD के, ठीक, इब्राहिम थियोन, ये आपको बात पता होना चाहिए। और फिर आगे देखेंगे बिम्स्टेक की बात है। बिम्स्टेक का जो चार्टर है वो फोर्स में आ चुका है, ठीक है, ये लागू हो चुका है। तो बिम्स्टेक के बारे में बात करते हैं तो बिम्स्टेक में आपका भारत आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश आता है, श्रीलंका आता है और साउथ ईस्ट एशिया में म्यांमार और थाईलैंड आते हैं। तो अगर ये सार्क से कंपेयर करेंगे तो सार्क में पाकिस्तान भी आता है, अफ़गानिस्तान भी आता है, मालदीव भी आता है। तो ये तीनों देश सार्क में नहीं है, मतलब बिम्स्टेक में नहीं है, और ये बिम्स्टेक में हैं। और मैं बताऊंगा कि इसका जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है वो है ढाका में बिम्स्टेक का, ठीक है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। और फिर बस हफ्ते भर में यही मेन न्यूज़ थी। और अभी हाल फिलहाल में मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि चाइना ने अभी ताइवान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं और उन्होंने कुछ बोला है जिसकी वजह से चाइना ने एक मिलिट्री
एक्सरसाइज लॉन्च कर दिया है ताइवान के इर्द गिर्द में, ठीक है। ताइवान को घेर लिया है उन्होंने, और उस एक्सरसाइज का नाम है पनिशमेंट, ठीक है। पनिशमेंट मतलब दंड देना। तो पनिशमेंट एक्सरसाइज का नाम है जो चाइना कर रहा है ताइवान के खिलाफ। तो ये एक अपडेट है जो इसमें मैंने नहीं लिखा था, वो मैं आपको बता दिया हूँ। तो अगर मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको मदद कर रही है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जानने में। तो अगर आपको थोड़ा सा भी ये पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कुछ भी दिक्कत होती है तो कृपया करके मुझे बताएं, मुझे फीडबैक दें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।